वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएसडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये क्लास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग संचालित की जा रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस 2021-22 के तहत, यानी सेमेस्टर फर्स्ट पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज जो प्रश्न हमने चुना है वो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। जैसा कि ये लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न जो है वो आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। आपके पेपर में जो सेक्शन सी है उसमें पूछा जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा और आपको इसका आंसर 500 वर्ड में लिखने होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बात किया जाए सेक्शन बी की, सेक्शन बी में कुल मिलाकर के 5 प्रश्न आप लोग को सॉल्व करने होंगे, जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको मिलेगा 7.5 नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात, आप लोग को जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका डिस्कशन मैंने करवा दिया है। जैसा कि आपका पहला जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स पर, जिसमें हमने सॉल्व कर लिया था, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को भी डिस्कशन कर लिया था। आज पहले चैप्टर और आपके दूसरी यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। जैसा कि आपको बता दिया, आपको पता ही है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है और क्लास का टाइमिंग है यूट्यूब पर आपके केमिस्ट्री की 8 बजे क्लास होती है रात में, और 9 बजे रात को फिजिक्स की क्लास होती है। सुबह 6 बजे आपकी बॉटनी की क्लास आज से संचालित की जाएगी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग सुबह 6 बजे लाइव आना ना भूलिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न भी होंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अल्कली मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप ये बताइए कि अल्कली मेटल क्या है। अल्कली मेटल्स क्या है? तो अल्कली मेटल्स मतलब ये होता है, क्षार धातुओं को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्षार धातुओं को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं, जो आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट यानी समूह फर्स्ट के तत्व जो होते हैं, आवर्त सारणी के फर्स्ट आवर्त के तत्व को हम क्षार धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, क्षार धातुएं क्या हैं? कितने होते हैं क्षार धातुएं? तो पहला होता है आपका लिथियम, दूसरा आपका होता है सोडियम, तीसरा जो है आपका वो है पोटेशियम, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, और जो चौथा है आपका वो है रूबेडियम, जिसे हम आरबी से डिनोट करते हैं, और पांचवा जो आपका है, जो आपका पांचवा है वो क्या है? कैल्शियम, जिसे हम CS से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितने हो गए? कुल मिलाकर के आवर्त सारणी में कितने क्षार धातुएं हैं? 5 क्षार धातुएं हैं। कितने? 5 क्षार धातुएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब इसका आंसर आपको करना किस प्रकार से है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, फिर इसका आंसर हम राइटिंग करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के क्षार धातुओं के, आवर्त सारणी के क्षार धातुओं या क्षार तत्वों के समान लक्षण का वर्णन कीजिए। आपको बताना है इनके लक्षण को। लक्षण मतलब इनके बारे में आपको बताना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको। इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, जो पीरियोडिक टेबल के जो
पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट आवर्त के तत्व हैं। मेरे प्यारे मित्रों, फर्स्ट समूह के तत्व हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब आपको आंसर क्या लिखना है। आप हेडिंग डालेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट अल्कली मेटल्स और आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, अल्कली अर्थ मेटल का। अल्कली मेटल्स का आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव NES1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS1 होता है। यानी कि इनके आउटर मोस्ट सेल में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके आउटर मोस्ट सब सेल में। यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, NES1 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ आ गई। अब हम एक करके समझते हैं। जैसे हम लिथियम का निकालते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से निकालना है ये मैंने आप लोगों को जब आप बाउ प्रिंसिपल आप लोग को बताया था तो वहाँ पर मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से आप लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3 होता है। तो क्या निकालेंगे, इसका हो जाएगा 1s2 2s1, यानी कि लास्ट में इसका जो इसके आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसे हम कहते हैं NS1। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरे का सोडियम का निकालते हैं। जैसा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसका अगर निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा 3s1, यानी इसके भी आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब अगर हम पोटेशियम की बात किया जाए तो पोटेशियम का 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। तो इसका निकालते हैं। जैसे 1s2 2s2 सभी लोग निकालेंगे। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करिए आप लोग क्लास में। तुरंत आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और इसका बताइए इसके लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसके लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 4s1। इतनी बात समझ आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है तो आप बताएंगे NS1 होता है। और पीरियोडिक टेबल में ये किस आवर्त के तत्व हैं, तो ये फर्स्ट समूह के तत्व हैं। ये फर्स्ट समूह के क्या हैं, तत्व हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं इनके मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। आपको इनका कैरेक्टर ही बताना है, इनके गुण ही बताने हैं, ठीक है। तो अब बताना है आपको मेटालिक कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं धात्विक गुण। इसका धात्विक गुण क्या है मेरे प्यारे मित्रों, आपको धात्विक गुण बताना है कि इसका धात्विक गुण क्या होता है। तो आप बताएंगे द एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि इन तत्वों में प्रबल धन विद्युती या धात्विक गुण होता है। इन तत्वों में, यानी कि किन तत्वों की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है एल्कली मेटल्स की, यानी एल्कली मेटल्स में प्रबल धन विद्युती या धात्विक गुण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर Li to Cs, मतलब कि लिथियम से नीचे बढ़ने पर, यानी आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। जब आवर्त सारणी में आप नीचे की तरफ जैसे बढ़ेंगे, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तो जितना ही आप नीचे की तरफ आएंगे उनके गुण जो धात्विक गुण होंगे वो अधिक होंगे, वो बढ़ जाएंगे। ये बात इनका मेटालिक कैरेक्टर कहता है, ये इनका धात्विक गुण बताता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसी प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है
फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो आप बताएंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यानी कि समूह फर्स्ट के सभी तत्व +1 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। यानी समूह फर्स्ट के जितने भी तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, +1 होगा। कितना होगा, +1 होगा इनका ऑक्सीकरण अवस्था। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितना होगा, वो 1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। जब हम समूह में नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी धात्विक गुण जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, इनका जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो क्या होगा, +1 होगा। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। इतनी बात ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चली। फिर द सेकेंड इनिशिएशन पोटेंशियल ऑफ these elements is so light that there is no possibility of formation of M++ आयन, यानी कि इनका जो द्वितीय आयनन विभव होगा वो इतना अधिक होता है कि जिसमें M++ आयन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। यानी कि M++ आयन ऑक्सीकरण अवस्था में हमें पता चलता है कि एल्कली मेटल्स में M++ आयन बनने की संभावना नहीं होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है आयनन विभव। क्या है, इनका इनिशिएशन पोटेंशियल इतना हाई हो जाता है कि इसमें M++ आयन नहीं बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, जिसमें हमें बताना है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइज, यानी कि हाइड्राइड की प्रकृति। नेचर ऑफ हाइड्राइडों की प्रकृति आपको बतानी है। तो आप इसमें बताएंगे कि दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी ये तत्व जो होते हैं ये हाइड्रोजन से क्रिया करके आयनिक गुण वाले हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जो जैसे कि लिथियम है, लिथियम का अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, LiH प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, LiH प्राप्त होगा, जिसे हम कहते हैं लिथियम हाइड्राइड। इसे क्या बोलेंगे, लिथियम हाइड्राइड हो बोलेंगे। तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन से, ये तत्व जो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, आयनिक क्रिया करके आयनिक गुण वाले हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, दीज हाइड्राइड्स आर नॉट वेरी स्टेबल एंड रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्राइड अधिक अस्थायी नहीं होते हैं तथा जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। जैसा कि हम बात कर लें, देखिए यहाँ पर LiH यानी लिथियम हाइड्राइड को हम जल से क्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, लिथियम OH, LiOH। इसका मतलब क्या होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर निकल क्या जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। क्या मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। इतनी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आपके पास। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर हम पोटेशियम को ले लें, KH को हम H से क्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए KH से हम क्रिया करवा दिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर KH को हम अगर H2O से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें KOH मिल जाएगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोजन के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो हाइड्राइडों की प्रकृति में आपको क्या समझ में आया कि ये तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड आयन बनाते हैं। हाइड्राइड यानी अधिक आयनिक गुण वाले हाइड्राइड बनाते हैं, और ये हाइड्राइड जो होते हैं वो अधिक अस्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते हैं। जैसे ही हम इसका पानी से यानी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तैसे ही हाइड्राइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको बताना था S ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में, जिसे हम आवर्त सारणी के तत्व समूह के
फर्स्ट समूह के तत्व हैं। ये क्या हैं? आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह के तत्व हैं और इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे थे अभी तक एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा वो NS1 होगा और इनका जो आयनिक करैक्टर होगा यानी धात्विक गुण होगा वो समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पूछा गया है व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट। पूछा गया है व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट, जो मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ा दिया है। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या हैं। पूछा गया व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स एप्लीकेशन। डाइपोल मोमेंट क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर में आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर में डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है डाइपोल मोमेंट के बारे में तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जहां पर मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है और वहां पर जा कर के आप पूरी क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपका 5 नंबर यानी 7 नंबर वहां से क्लियर हो जाएगा। ये आपके सेक्शन बी का प्रश्न है, आपके सेक्शन बी में पूछा जाएगा ये इस प्रकार के प्रश्न। चलिए बताते हैं आपको कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर इसका आंसर राइटिंग स्टार्ट। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप हमें बताइए कि आपसे मैंने आपको दे दिया एक कंपाउंड दे दिया और इस प्रकार से, और मैंने पूछा आपसे कि इसमें बताइए कि इसमें कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। जैसा कि मैंने XeF2 दे दिया और SiO2 दे दिया या SO2 दे दिया, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे मित्रों कि कोई भी बॉन्ड जो होता है, जैसे कोई भी बॉन्ड हो वो पूरी तरह से परफेक्टली वो क्या होता है, ना ही वो कोवैलेंट होता है और ना ही आयनिक होता है। ना ही वो पूरी तरह से कोवैलेंट होता है और ना ही पूरी तरह से आयनिक होता है, ठीक है। तो आयनिक करैक्टर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक करैक्टर है, कितना आयनिक करैक्टर है। तो इसका पता हम किसकी सहायता से करते हैं, किसी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करैक्टर है ये बताता है आपका डाइपोल मोमेंट। कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितना आयनिक करैक्टर है, ये बताता है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करैक्टर है, ये आपका डाइपोल मोमेंट शो करता है, डाइपोल मोमेंट आपको बताता है। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई तो आपको पता चल गया कि डाइपोल मोमेंट में हमें फाइंड क्या करना है, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक करैक्टर है, इसी का पता हमसे डाइपोल मोमेंट करता है। दूसरी बात, इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है वो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड है। पोलर और नॉन पोलर, यानी कि डिफिनेशन में स्टार्टिंग जो होगी वो पोलर और नॉन पोलर से लेकर के ही होगी, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर की सहायता से ही डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे हम पूछ लें कि पोलर बॉन्ड क्या है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या है, जैसे कि मैंने आपको 2 कंपाउंड ये दे दिए हैं, अब आप बताइए कि इसमें कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। जल्दी से आप लोग का कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये आप लोग को बता दिया है पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इन सब के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया है। तो जल्दी से आप लोग का आंसर आना चाहिए कि कौन सा पोलर है और इसमें कौन सा नॉन पोलर है।
जैसा कि आपको पता है कि फ्लोरीन के पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसे मान लिया डेल प्लस और ये हो गया डेल माइनस। तो जहाँ पर जिसमें पोल बन जाए वह पोलर होता है। जिसमें पूरी तरह से पोल बन जाए वो क्या होता है, वो पोलर होता है। और जिसमें पोल ना बने वो नॉन पोलर होता है। जैसे यहाँ पर प्लस और यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है ना, तो इसके पास प्लस प्लस चार्ज ही रहेगा। चलिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जैसा कि आपसे मैंने कंपाउंड दिया था, एक कंपाउंड था HF और एक कंपाउंड था H और H, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन। अब आपको इसमें बताना क्या था, आपको इसमें बताना है कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल कैसे पता चलेगा, आपको देखना होगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जो पोलर और नॉन पोलर फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या फाइंड करनी है, देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है। दूसरी बात ध्यान करनी है आपको, क्या देखनी है, वो दूसरी बात नोट करनी है आपको, साइन, कि इनका जो चिन्ह है वो कैसा है। और तीसरा आपको जो देखना है कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या देखना है, कोवैलेंट कैरेक्टर, जो आपको कहाँ से मिलेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आपको मिलेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर की बात किया जाए तो वो डाइपोल मूवमेंट से ही फाइंड होगा। चलिए इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए इतनी चीज़ नोट हो गई। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें देख रहा है ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, यानी हाइड्रोजन की अपेक्षा जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, अधिक है। यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस। ठीक है। और अगर HH की बात किया जाए तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। यानी फ्लोरीन जो होगा वो अपने तरफ अणुओं को आकर्षित करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, अणुओं को आकर्षित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा और साइन भी अपोजिट आपको दिखेगी तो वो पूरी तरह से पोलर हो जाएगा, और जिसमें साइन सेम होंगे वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। जैसा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, साइन भी अपोजिट है और इसमें पोल भी बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, पोल भी बन रहा है। तो ये पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से पोलर है, ये पूरी तरह से पोलर है। और ये इसमें देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में इसमें साइन भी सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसा कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको बता दूं, एक एग्जांपल और ले लीजिए जिसमें मैं आपको बताता हूं, आपके समझ में आ जाएगा अभी। जैसा कि हम ले लेते हैं HCl मॉलिक्यूल को अगर ले लेते हैं तो इसका जो बॉन्ड बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। हाइड्रोजन पे आपको डेल प्लस और यहाँ पर हो जाएगा डेल माइनस। लेकिन जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है और क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन की यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्लोरीन की वो अधिक होगी और साइन भी यहाँ पर क्या है, अपोजिट है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड। तो पोलर और नॉन पोलर क्या है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ठीक है। और कोई भी बॉन्ड कितना, किसी भी बॉन्ड में, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये कौन सा बताता है, वो डाइपोल मोमेंट बताता है, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसका आंसर राइटिंग किस प्रकार से लिखना है वो हम समझते हैं और इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आंसर लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे
It is defined as the polar molecule. It is defined as the polar molecule like HCl, H2O having the center to charge and called dipole moment. यानी कि ये हम पोलर मालिक्यूल के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, यानी डाइपोल मोमेंट को हम पोलर मालिक्यूल के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि HCl, H2O हैविंग द सेंटर ऑफ चार्ज, यानी इनके पास सेंटर चार्ज होते हैं और इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को, यानी इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क करता है वो डाइपोल मोमेंट कहता है। इसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इन डाइपोल मोमेंट बेसिकली द डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इन डाइपोल मोमेंट में, यानी डाइपोल मोमेंट में बेसिकली हमें क्या मिलता है, बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हम इसमें पता क्या करते हैं, हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का हम किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर हैं, यही डिफाइन करते हैं, यही डाइपोल मोमेंट बताता है पोलर एंड नॉन पोलर। यानी कि डाइपोल मोमेंट में हम बेसिकली परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी कोवैलेंट कंपाउंड में, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में पोलर और नॉन पोलर के थ्रू कितना आयनिक कैरेक्टर है, यही फाइंड करते हैं पोलर हम डाइपोल मोमेंट में। इतनी चीज समझ में आ गई। द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है वेक्टर पी और वेक्टर म्यू। हम वेक्टर म्यू से प्रदर्शित करते हैं और वेक्टर पी से भी डाइपोल मोमेंट को प्रदर्शित करते हैं। जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला जो होता है वो होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। अब हम देखते हैं कि आखिर में क्यू क्या है। यहाँ पर क्यू क्या होता है, क्यू इज द चार्ज ऑफ एनी एटम। क्यू क्या है, चार्ज है किसी भी अणु का, और डी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, अंतराणविक डिस्टेंस है, अंतराणविक दूरी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला, इसी के फार्मूले से हम निकालते हैं कि कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हिंदी में आपको समझा देते हैं कि आखिर में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, जब एक सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं के मध्य होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा होता है, वो दोनों परमाणुओं के बीच बिल्कुल समान ना होकर के क्या होता है, असमान हो जाता है। यानी उन परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा होता है वो असमान हो जाता है, वो डिफरेंट आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाती है। तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है उस परमाणु की ओर अधिक विद्युतीय हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार के साझे के इलेक्ट्रॉन को, इस प्रकार के जो साझे के युग्म को, असमान साझे से बने हुए बंध को हम एक पोलर तथा आध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, यानी पोलर तथा कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, या इसे हम कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे केवल और केवल पूछ लिया जाता है कि राइट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आपको डाइपोल मोमेंट में बेसिकली बताना क्या है। देखिए, एप्लीकेशन में आपको इसके बारे में बताना है, इसके गुण के बारे में बताना है कि आखिर में डाइपोल मोमेंट का वर्क क्या होता है, आखिर में काम क्या करता है, कौन सा एप्लीकेशन है जो काम करता है, सब पे अप्लाई होता है, ये चीज़ फाइंड करना होता है। तो हम फाइंड ये करेंगे द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विथ द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि हम इसमें फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसकी सहायता से, डाइपोल मोमेंट की सहायता से हम ज्ञात करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है, यानी किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है हम फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट में। ये पहला एप्लीकेशन है, ये आपका पहला एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट का। जो दूसरा
एप्लीकेशन है वो क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ए मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल की आकृति के बारे में भी पता चलता है। और कैसे पता चलता है, द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि डाइपोल मोमेंट के वैल्यू के अनुसार, यानी कि उसके मान के अनुसार हमें पता चलता है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने आप लोग को ये पढ़ा भी दिया है। फजान भाई साहब का रूल जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, आपको मैंने पढ़ा दिया था फजान्स रूल, फजान्स का नियम क्या है, फैजान भाई साहब का जो नियम है वो क्या है मैंने बता दिया है। तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा और आपके समझ में आ जाएगा कि फैजान भाई साहब का रूल क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, फैजान भाई साहब का जो नियम है वो पूरी तरह से किस पर आधारित है, वो पूरी तरह से आधारित है 2 प्रकार के बॉन्ड को लेकर के, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा पोलर और नॉन पोलर भी इसमें डिस्कस किया जाता है। और ये पूरी तरह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी कुछ वर्क करता है, यानी कुछ जो इसके नियम है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी लगाए जाते हैं। तो इतनी बात हमें समझना है। आपको मैं इसमें फजान भाई साहब का नियम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं और आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि समय ना गंवाते हुए आगे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के फैजान भाई साहब का नियम तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वो आपसे पूछा जाने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, चलिए अब इसको हम किस प्रकार से आंसर राइटिंग करेंगे वही आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फैजान भाई साहब का रूल हेडिंग डाल देंगे, उसमें लिखेंगे व्हेन टू अपोजिट चार्ज इन अप्रोच ईच अदर क्लोजली, यानी कि जब 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे के क्लोजली आए, जैसे कि एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, लेकिन वो दोनों क्या करें आपस में क्लोजली एक दूसरे की तरफ आए, तो जो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, इसके पास देखिए इसके पास क्या है प्लस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जो प्लस चार्ज होगा उसकी तरफ ये माइनस चार्ज क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, यानी कि इसके जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे इसकी तरफ अप्रोच हो जाएंगे और इसमें घुस जाएंगे, इसमें धंस जाएंगे, क्या करेंगे इसमें घुस जाएंगे प्लस चार्ज की तरफ। तो इनका शेप क्या हो जाएगा वो बिगड़ जाएगा और किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। इनका जो शेप होगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। यही फैजान भाई साहब का नियम है, ठीक है, यही बताता है। फिर बता रहा है कि क्लोजली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन अट्रैक्ट टू कैटायन एज ए रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बिटवीन देम द बॉन्ड बिकम्स पार्शियली कोवैलेंट, द बॉन्ड बिकम्स पार्शियली कोवैलेंट। देखिए फैजान जो भाई साहब थे वो कह रहे हैं कि जब 2 अपोजिट चार्ज हैं वो उनके जो आयन हैं वो एक दूसरे में क्लोजली अट्रैक्ट हो जाएं और एक दूसरे में क्लाउड की तरह, यानी उसके जो आयन होंगे कैटायन की तरफ क्या होंगे धंस जाएंगे और उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो बॉन्ड्स हैं वो बिकम पार्शियली कोवैलेंट हो जाएंगे, यानी कि तब उनका जो बॉन्ड होगा वो पार्शियली कोवैलेंट बन जाएंगे। फजान ने 1924 में गिव द कार्टेशियन रूल विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो फजान भाई साहब थे उन्होंने 1924 में एक कार्टेशियन रूल्स दिया था, किसकी सहायता से कोवैलेंट कंपाउंड की सहायता से, और बताया था कि इट इज़ टू पॉसिबल टू नो कंडीशन द अंडर विच इज इलेक्ट्रोवैलेंसी पासेस इनटू कोवैलेंसी, दिस रूल आर कॉल्ड फजन्स रूल्स। यानी फजन्स रूल ने 1924 में कोवैलेंट की सहायता से बताया कि हमें फाइंड करना, यानी कि ये पॉसिबल हो जाता है, इट इज़ पॉसिबल टू नो, यानी कि जानना आवश्यक है द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पासेस इनटू कोवैलेंस। ये जो रूल है वो क्या कहलाता है फजान्स रूल कहलाता है। तो ये रूल क्या कहलाता है, ये नियम क्या कहला रहा है, ये फजान्स रूल कहलाता है, ठीक है। फजान्स रूल में होता क्या बेसिकली 2 अपोजिट चार्ज होते हैं और उनके जो आयंस होते हैं वो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इनके शेप को बिगाड़ देते हैं और बेसिकली जो
पार्शियली जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं वो कोवैलेंट क्या हो जाते हैं, पार्शियली कोवैलेंट बन जाते हैं। और इस रूल में इस प्रकार से हमें फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा प्रोसेस बताने में समय ज़्यादा जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फैजान का नियम पढ़ते हैं। फैजान के नियम को हिंदी में आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ा सा दिक्कत होती है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, चलिए फैजान क्या है, फैजान का नियम क्या है। जब दो विपरीत वाले आयन एक दूसरे के पास आते हैं, यानी जब दो विपरीत आयन वाले एक दूसरे के पास आते हैं, आवेश, जब दो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके जो ऋणायन होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन से धनायन की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी धनायन की तरफ उनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट साइन यानी आवेश के, वो क्या करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे बाद में कुछ सहसंयोजी लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया होगी कि जब दो विपरीत आवेश के आयन एक दूसरे के पास आकर्षित होंगे और जो निगेटिव आयन होंगे उनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उनके मेगा इलेक्ट्रॉन होंगे वो धनायन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगेंगे, उनकी तरफ बढ़ने लगेंगे और उनके धनायन के जो आवेश होंगे उसमें घुस जाएंगे निगेटिव आयन के। तो क्या करेगा कि उनका जो शेप होगा वो डैमेज हो जाएगा और डैमेज होकर के एक नया शेप बना लेगा। तो इसी घटना को फैजान भाई साहब ने बताया है और फैजान ने 1924 में कुछ नियम दिए जिसकी सहायता से हमें ये पता लगाना संभव है कि एक सहसंयोजी बंध में जो संयोजी कोवैलेंट सहसंयोजी बंध में परिवर्तित होता है, संयोजी बंध से जो सहसंयोजी बंध में परिवर्तित होता है तो किस प्रकार से होता है, इसी को हम कहते हैं फैजान रूल। अब आपका अगला जो टॉपिक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाइब्रिडाइजेशन। संकरण से आप क्या समझते हैं, संकरण कितने प्रकार के होते हैं और निम्नलिखित अणुओं के यानी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इनके स्ट्रक्चर भी आपको ज्ञात करने हैं, लेकिन इस प्रश्न में इंगित नहीं है। आपको इस प्रश्न में आपको बताना क्या है, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न में पूछा जाएगा आपसे और हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछ लिया जाए। तो आपसे पूछेगा क्या कि संकरण क्या है और कितने प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर में संकरण क्या है। संकरण क्या है, तो भैया संकरण जो होता है उसमें हम ज्ञात करते हैं सहसंयोजक बंध की प्रकृति। क्या ज्ञात करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की नेचर हम इसमें ज्ञात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा है और किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड की शेप क्या होगी, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड एंगल क्या होगा या किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या होगा, इन सारी बातों का पता हमें संकरण से चलता है। तो भैया संकरण में सबसे पहला आपको ज्ञात होना चाहिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आनी चाहिए, साथ ही साथ फजन्स रूल भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको डाईपोल मोमेंट भी पता होना चाहिए, तभी आप संकरण को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इनकी क्लास मैंने प्लेलिस्ट में आपको दे दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहले क्लास देख लीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अब हम समझ लेते हैं कि संकरण की घटना को सबसे प्रथम किसने दिया, संकरण को इंट्रोडक्ट किसने किया, हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोडक्ट किसने किया। तो हाइब्रिडाइजेशन को जो इंट्रोडक्ट जिसने किया था उनका नाम है पुलिंग। क्या नाम है, उनका नाम है पुलिंग। पुलिंग भाई साहब ने बताया कि संकरण की घटना जो है सर्वप्रथम पुलिंग ने दिया और उन्होंने सहसंयोजक बंध की प्रकृति की व्याख्या किया, कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर के बारे में उन्होंने बताया। जैसा कि बेरिलियम मान लेते हैं, ठीक है, बेरिलियम को इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1s2 2s2।
तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। लेकिन अगर बात लिया जाए बोरान की, अगर हम बात कर लें बोरान की, तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1s2, 2s2, 2p1। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। और अगर हम बात कर लें कार्बन की, तो कार्बन में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p2। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है? वो 2 है। कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अकॉर्डिंग पर हम ज्ञात करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो द्विसंयोजक बॉन्ड हैं, जैसे कि मान लिया BeF2, जैसा कि मान लिया BeF2 और BeH2। बोरान क्या है? बोरान एक त्रिसंयोजक है। बोरान त्रिसंयोजक है जिसे हम BCl3 भी इसका भी शेप देख सकते हैं, और B2H6 भी मान लेते हैं। यानी कार्बन में सहसंयोजक, यानी अगर हमें चतुर्थ कार्बन ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे CH4, इसकी जो आकृति बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि कई अन्य तत्वों के यौगिक में भी कक्षकों में अध्यव्यापन होता है, उनको हम समझाते हैं इसके माध्यम से। यानी सामान्यतः अगर हमें बताना हो तो हम बताएंगे कि सामान्य अवस्था में 2 युग्म इलेक्ट्रॉन के होने से कार्बन की संयोजकता में बैलेंसी होनी चाहिए, और यौगिक हों, कार्बनिक यौगिक हों, उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी फाइंड किया जाता है इसके माध्यम से। चलिए इसका आंसर किस प्रकार से राइट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, लिखेंगे इसका आंसर किस प्रकार से, हेडिंग डाल देंगे हाइब्रिडाइजेशन और लिखेंगे द फेनोमेनन। देखिए हिंदी में भी आपको समझाएंगे, परेशान मत रहिए। द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जीज ऑफ फ्रॉम द इक्विवेलेंट नंबर। यानी कि ये जो फेनोमेनन है, ये जो फेनोमेना है, ये पूरी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल के सिमिलरली एनर्जी और इक्विवेलेंट नंबर पर डिफाइंड होता है। द न्यू ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि लगभग बराबर ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल का मिल करके जो बराबर आकार और बराबर ऊर्जा के उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, उन्हीं को हम संकरण कहते हैं। यानी कि बराबर ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल मिल करके बराबर आकार और बराबर ऊर्जा के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उन्हें हम संकरण कहते हैं, उन्हें हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है। संकरण द्वारा जो संकृत पूछा जाता है आपसे, संकृत ऑर्बिटल क्या है। हाइब्रिडाइजेशन संकरण तो आपको पता है, लेकिन संकृत ऑर्बिटल क्या है? तो संकृत ऑर्बिटल होता है कि जब न्यू ऑर्बिटल विच आर फॉर्मेट, जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि संकरण की प्रक्रिया में जो नए ऑर्बिटल बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नए ऑर्बिटल जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संकृत ऑर्बिटल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो संकृत ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जो द न्यू ऑर्बिटल विच आर फॉर्मेट बाय द हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल। संकरण द्वारा जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें हम संकृत ऑर्बिटल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संकृत ऑर्बिटल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया संकरण जो है वो मेनली 6 प्रकार का होता है।
संकरण कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। यानी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर फॉलोज। संकरण के प्रकार, यानी पहला जो संकरण है वो sp है, दूसरा है sp2 संकरण, और तीसरा है sp3 संकरण, और चौथा है sp3d संकरण, और पांचवा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और पांचवा है sp3d3 संकरण। ठीक है, तो कुल मिला के संकरण की जो संख्या है वो 6 है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि sp संकरण क्या होता है और किस प्रकार से sp संकरण बनता है, किसमें कितने s और कितने p ऑर्बिटल मिल करके ये sp2 संकरण बनाते हैं। इन सभी बातों का चर्चा हम करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन यानी sp संकरण। sp संकरण क्या है? when one s and one p ऑर्बिटल combine, यानी कि एक 1s और एक 1p, एक 1s और एक 1p ऑर्बिटल, इतनी बात समझ में आ गई। ऑर्बिटल की बात जब भी की जाए तो आप समझ जाएंगे कक्षक की बात हो रही, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बनी रहती है, उसे हम कक्षक कहते हैं। ठीक है, when one s and one p, जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं फ्रॉम टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, इट इज नोन एज sp hybridization, and the new hybrid orbital are formed, or new hybrid orbital are formed are called hybrid orbital। जैसे कि BeF2, BeCl2, C2H2, CO2 etc। मेरे प्यारे मित्रों, जब एक s और एक p ऑर्बिटल बराबर ऊर्जा के दो संकरित ऑर्बिटल बनते हैं तो sp संकरण उसे कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? sp संकरण कहते हैं। जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिल करके बराबर ऊर्जा के जो संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम sp संकरण कहते हैं। उदाहरण में BeF2, BeCl2, C2H2, CO2 etc। इतनी बात समझ में आ गई। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए BeF2 में कौन सा संकरण होगा तो आप बताएंगे sp संकरण। क्या होगा? sp संकरण। अब संकरण कैसे फाइंड करना है ये कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, कल की क्लास में संकरण कैसे निकालेंगे और क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, इनके बारे में कल की क्लास में चर्चा करूंगा। अब बात कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 संकरण क्या है मेरे प्यारे मित्रों कि sp2 संकरण क्या है? sp2 संकरण में होता क्या है कि जब एक s ऑर्बिटल हो और दो p ऑर्बिटल हो और वो दो समान ऊर्जा के हों और जो ऑर्बिटल का निर्माण होगा, कितने? 3 संकरित ऑर्बिटल का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? sp2 संकरण कहेंगे। यानी कि when one s and 2p, यहाँ पर होगा when one s and 2p, यहाँ पर 2 होगा, 2p ऑर्बिटल combine to form hybrid orbital of equal energy, it is known as sp hybridization, and the new hybrid orbital formed and called the sp2 hybrid orbital। For example, BF3, BCl3, C2H4, SO2। यानी कि जब एक s और दो p ऑर्बिटल मिल करके जब एक s और 2p ऑर्बिटल मिल करके बराबर ऊर्जा के 3 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं, बराबर ऊर्जा के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो उन्हें हम sp2 संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? sp2 संकरण कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे, sp3 संकरण क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हेडिंग डालेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और लिखेंगे when
1s एंड 3p, यहाँ पर s होगा when 1s and 3p ऑर्बिटल combine to form 4 hybrid orbital of equal energy, it is known as sp3 hybridization. The new hybrid orbital are called sp3 hybrid orbital. मेरे प्यारे दोस्तों, जब एक s और 3p ऑर्बिटल समान ऊर्जा के 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होते हैं, बनते हैं, तो उसे हम sp3 संकरण कहते हैं। और द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो ये 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होते हैं, उन्हें हम संकृत ऑर्बिटल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संकृत ऑर्बिटल कहते हैं, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? sp3 का एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए, अगर बात किया जाए कि sp3 मॉलिक्यूल में, sp3 संकरण में CH4 में sp3 हाइब्रिड मतलब संकरण पाया जाएगा, NH3 में क्या पाया जाएगा? sp3 संकरण पाया जाएगा। इनका मैं एक एक करके फिगर आप लोग को बता करके बताऊंगा किस प्रकार से इनका शेप बनेगा, ये कौन इनका शेप क्या होगा और इनका बॉन्ड एंगल किस प्रकार से होगा, कितना होगा, इन सब की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। मैं आज आपको आंसर, केवल क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं कि किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है मेरे प्यारे मित्रों। इतनी बात समझ में आ गई? आपको इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि आखिर में ये संकरण क्या होता है, sp3 संकरण क्या है, उसकी डिफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना है, आपको एग्जाम्पल इसका ज़रूर बताना है, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, आपका जो चौथा संकरण है वो sp3d संकरण है। sp3d संकरण क्या होता है? तो हेडिंग डालेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लिखेंगे when 1s and 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल। देखिए, अभी तक हो रहा था क्या? एक s और 3p ऑर्बिटल मिलकर के sp3 बनाते थे, लेकिन अब एक s और 3p ऑर्बिटल और साथ ही साथ एक d ऑर्बिटल, यानी कि एक s 3p और एक d ऑर्बिटल मिल करके क्या बनाएंगे? इनकी संख्या 1, इनकी संख्या 3 और इनकी संख्या 1, तो ये बनाएंगे क्या? कुल मिलाकर के कितने संकृत ऑर्बिटल बनेंगे? इसमें समान ऊर्जा के 5 बनेंगे। देखिए, 3 और 2 ये 5, कुल मिलाकर 5 आया। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसमें कितने हाइब्रिड बनेंगे? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन्हीं को हम संकृत ऑर्बिटल कहते हैं और उन्हीं को हम sp3d हाइब्रिडेशन भी कहते हैं, संकरण भी कहते हैं। यानी कि when 1s and 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी it is called the sp3d hybridization. The new hybrid orbital is called sp3d hybridization. यानी कि जब एक s और 3p और एक d ऑर्बिटल मिल करके समान ऊर्जा के 5 संकृत ऑर्बिटल बनाते हैं तो उन्हें हम sp3d संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए PCl5, क्या मान लीजिए? एग्जाम्पल के लिए आप नोट कर लीजिए PCl5। ठीक है, इतनी बात ध्यान आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। अब हम 5वें नंबर की बात करेंगे। जो 5वां संकरण होता है वो क्या है? sp3d2। क्या है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। ये क्या होता है? when 1s and 3p and 2d orbital combine to form the 6 hybrid orbital of equal energy, it is known as the sp3d2 hybridization. Example SF6। मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक हमने देखा कि sp3d में एक s 3p और एक d ऑर्बिटल मिल करके sp3d2 ऑर्बिटल बना रहे थे, संकरण बना रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर प्रक्रिया ये हो गई कि यहाँ पर एक s 3p और 2d, यहाँ पर d हो जाए, यहाँ पर p हो जाएगा और यहाँ पर d हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 1, 3 और 2,
5 1 6, यानी कुल मिलाकर के 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, कुल मिलाकर 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो उन्हीं को हम कहते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी जब एक s और 3p 2d ऑर्बिटल मिलकर के बराबर ऊर्जा के 6 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं या संकरण कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इतने समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं आपके जो लास्ट है आपका, यानी कि कुल मिला के 6 संकरण पाए जाते थे, तो आपका छठवां संकरण जो है वो है sp3d3। इसमें क्या होगा कि एक s 3p और 3d ऑर्बिटल मिल करके क्या बनाएंगे, 3 3 6 और 1 7, यानी कि 7 नए बराबर ऊर्जा के 7 नए संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे। इन्हें हम कहते हैं sp3d3 ऑर्बिटल। यानी कि जब s 3p और 3d ऑर्बिटल, जब एक s 3p 3d ऑर्बिटल मिल करके बराबर ऊर्जा के 7 संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे तो हम इसे sp3d3 संकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और जिसमें 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसे हम कहते हैं sp3d3। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है IF7। ठीक है, अब हम इसकी आकृति की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तब आपको बताएंगे। अब इसमें इंग्लिश में बता देते हैं, पूछा गया डिफिनेशन लिखेंगे, when 1s and 3p and 3d orbital combine to form 7 hybrid orbital of equal energy, it is known as sp3d3 hybridization। यानी कि इस प्रकार की प्रक्रिया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके एग्ज़ाम में आना तय है, इसलिए मैंने आपको इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक था जिसमें मैंने आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 के प्रश्न को सॉल्व किया है, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया है। साथ ही साथ जो पहला चैप्टर है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपसे पूछा जाने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड जो मैंने आप लोग को पहले पढ़ा दिया है, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा फॉर्मल चार्ज आप लोग तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप फैजान भाई साहब का रूल एक बार फिर से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। डाइपोल मोमेंट का भी टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। यानी कि मैंने इनऑर्गेनिक का टॉपिक जो है कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ा दिया है मैंने, वेस्पर थ्योरी भी मैंने बता दी है आपको, वेस्पर थ्योरी भी बता दी है, बैलेंस सेल रिपल्सन थ्योरी भी बता दी है कि किस प्रकार से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फाइंड करेंगे और क्या क्या इनका वर्किंग है डाइपोल मोमेंट में भी। अब आपका एक टॉपिक बचा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो आज मैंने संकरण काफ़ी हद तक बता दिया है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का आपको कैसे पता चलेगा कि उसका संकरण क्या है और उसका शेप क्या है, इन सभी चीज़ों की चर्चा कल की क्लास में होगी मेरे प्यारे मित्रों। और साथ ही साथ मैं कंप्यूटर के जो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे कहा था बताने के लिए, उनका भी डिस्कस करूँगा। आज फाइनली मैं आप लोगों को कंप्लीट दे चुका हूँ मॉडल पेपर और मॉडल सॉल्व पेपर। आप लोग अब PDF से तैयार करिए और क्लास को रिवीजन करिए। दूसरी बात, अब कुछ जो प्रमुख चैप्टर बचे हुए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन में कर लूँ। टॉपिक के बारे में भी मैं आपको बता दूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो मैं करा ही चुका हूं, सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके जो इम्पोर्टेंट थे। अब मैं आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करने वाला हूं, जो लास्ट मॉडल पेपर होगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, जो अगर आप कुल मिलाकर के मैंने जो मॉडल पेपर दिया है, 2 मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड मैंने करा दिया है। जो अब ये आपका तीसरा मॉडल पेपर होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और आप इन तीनों मॉडल पेपर के अगर प्रश्न तैयार कर लेते हैं
तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं से भी प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके और आप सबके लिए वीडियो लाता रहता हूं। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी आप तक प्राप्त होता रहे। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट, और वहाँ से आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, वहाँ से आपको सारे PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। जितने भी क्लासेस हुई हैं सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग अच्छे से अपना क्लास का रिवीजन करिए, स्वस्थ रहिए और क्लास रेगुलर करिए।